अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमर्शियल एक्टिविटीज़ के सिलसिले में आज हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और एक चीज़ में रखिएगा कि ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हमें डिस्कस करने हैं, क्योंकि जब आप फील्ड में जाते हैं, जब आप किसी कमर्शियल एक्टिविटी को प्लान कर रहे होते हो तो ये दोनों चीज़ें आपके काम आती हैं। हमें जो चीज़ पहले डिस्कस करनी है वो है लोकेशन ऑफ अ कमर्शियल एक्टिविटी। हम ये बात जानते हैं कि कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी जो है उसे प्लान करते हुए हमारे जहन में सबसे बुनियादी बात क्या होती है। किसी भी शख्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब वो प्लान करता है किसी कमर्शियल एक्टिविटी के हवाले से, तो सबसे पहली चीज उसके जहन में होती है टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी का जो बुनियादी मकसद है, द मेन पर्पज ऑफ एनी कमर्शियल एक्टिविटी इज टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम आउटकम। हम देखते हैं कि किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी की लोकेशन किस तरह से प्लान की जाती है। देखिए, दो तरह की लोकेशन हमारे पास है। लोकेशन का मतलब है वो जगह जहां पर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है, उससे हम कहते हैं उसकी लोकेशन। एक लोकेशन है इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक लोकेशन, और दूसरी लोकेशन इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोकेशन। स्पेसिफिक लोकेशन का मतलब है द साइज ऑफ लैंड, या वो एरिया जितनी जगह हमें किसी एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक लोकेशन। कोई एक्टिविटी किस जगह पर हो रही है, ये उसकी स्पेसिफिक लोकेशन है। मसलन एक स्टील मिल को प्लान करने के लिए हमें जितना बड़ा एक प्लॉट चाहिए, हमें वहां पे स्टोरेज चाहिए, हमें वहां पे मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज चाहिए, वाटर स्टोरेज चाहिए, तो एक साइज ऑफ लैंड है जो कि हमें रिक्वायर्ड है, ये उसकी स्पेसिफिक लोकेशन है। अगर हम अपनी आम समझ के हिसाब से बात करें आपसे, तो एक कॉलेज है, एक कॉलेज को लेट्स सपोज के 2000 स्क्वायर यार्ड की उसको जगह की जरूरत है कि जहां पर एक प्रॉपर बिल्डिंग के साथ सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो सकती हैं। तो ये 2000 स्क्वायर यार्ड जो है, ये एक स्पेसिफिक लोकेशन होगी उस कॉलेज की, कि जिस कॉलेज को हमें वहां पर प्लान करना है। लेकिन जब हम कोई कमर्शियल एक्टिविटी प्लान करते हैं, जब हम कोई मिल लगाते हैं, जब हम कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसका आउटकम हमें किस तरह से आएगा। उसके लिए जो चीज हमारी हेल्प करती है वो होती है रिलेटिव लोकेशन। रिलेटिव लोकेशन क्या चीज है? रिलेटिव लोकेशन का मतलब है द सराउंडिंग एरिया, द हिंटरलैंड, कि वो जो 2000 स्क्वायर यार्ड है वो है किस जगह पर। इसी चीज से ये अंदाजा होता है कि उसका जो टोटल आउटकम है, उसका जो टोटल प्रोडक्ट वैल्यू कैसे मैनेज होगी। अब यहां हम देखें कि एक मैंने मिसाल आपके सामने, बहुत आसान सी मिसालें, आपको खुद समझ में आ जाएगा, बहुत सारी मिसालें पर आप खुद इसमें लिस्ट कर सकेंगे। गवादर पोर्ट एन आइडियल पोर्ट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक लोकेशन, उसकी डेप्थ के लिहाज से बेहतरीन एक पोर्ट है। दूसरा है कराची पोर्ट। अगर हम पोर्ट की फिजिबिलिटी देखें, पोर्ट की स्पेसिफिक लोकेशन देखें, तो गवादर पोर्ट ज्यादा बेहतर है, लेकिन अपनी रिलेटिव लोकेशन की वजह से कराची पोर्ट जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है, बड़ा शहर है, उसके पास बहुत सारा हिंटरलैंड है, वहां से डिफरेंट सबर्ब जाने के लिए, मुख्तलिफ इलाकों में जाने के लिए रोड्स नेटवर्क बहुत अच्छे बने हुए हैं, जिसकी वजह से कराची पोर्ट डेवलप हो गया। और गवादर पोर्ट जो है, बावजूद एक आइडियल पोर्ट होने के, रिलेटिव लोकेशन अच्छी होने की ना होने की वजह से अभी तक डेवलप नहीं हो पाया। सी पैक के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब ये पैसेज बन जाएगा तो फिर इसकी वैल्यू अपनी जगह पर यकीनी तौर पर सामने आएगी। कुछ और एग्जांपल्स में आपको यहाँ पे बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। पेट्रोल पंप, जाहिर कोई भी पेट्रोल पंप जो है, एक साइज ऑफ लैंड है जो पेट्रोल पंप को जरूरत है, लेकिन वो क्या प्लान करते हैं, आपने किसी अंदर के इलाके में, किसी स्ट्रीट पे आपने पेट्रोल पंप नहीं देखे होंगे। पेट्रोल पंप मोस्टली मेन जो आपकी ट्रैक्स हैं, मेन रोड्स हैं, उनके साथ आपको बने हुए नजर आते हैं। केएफसी के जो चेन है, आप देखिए पूरी कराची में
मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पे KFC आपको नजर आएगा, कहीं पे नजर नहीं आएगा। छोटे इलाके हैं, सबर्ब हैं, लोअर मिडिल क्लास की जहां पे पॉपुलेशन है, उन इलाकों में KFC मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा नहीं कि वहां पर उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वो रिलेटिव लोकेशन को देखता है कि वो ऐसी जगह तलाश करेगा कि जहां पर उसका यूजर ज्यादा हो ताकि उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। इट इज द सराउंडिंग एरिया। इस लिहाज से कोई भी जो ब्रांड है वो अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए साइट प्लान करता है। सेम वे सिटी स्कूल का कैंपस की मिसाल है कि आप देखें कहां कहां पर बड़े स्कूलों के कैंपस हैं, क्योंकि वो जो उनका जो फी शेड्यूल है वो प्लान करते हैं, वो ये देखते हैं कि किस जगह पर फीस पे करने वाली पॉपुलेशन अवेलेबल है, कहाँ पे नहीं है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि छोटे इलाकों से परचेज करने के लिए लोग बड़े इलाकों में तो आ सकते हैं। आमतौर पे बड़े इलाके के जो लोग हैं या बड़े इलाके के रहने वाले मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो छोटी मार्केट्स में या सबर्ब में जाकर आमतौर पे चीजें परचेज नहीं करते हैं, वहां कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती है। ये इसी तरह से कार शोरूम की मिसाल है। जो भी ब्रांड्स हैं, ज़ाहिर मैंने एक मिसाल दे दी, बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं कि किस तरह से ये लोकेशन जो है वो हमारी हेल्प करती है। स्पेसिफिक और रिलेटिव लोकेशन दोनों मिलकर प्लान करते हैं कौन सी एक्टिविटी को हमें किस जगह पे करना है। उसकी वजह क्या है कि हम ये बात जरूर देखते हैं कि किस जगह पर हमारी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा फ्रूटफुल होगी, कहां पर हमको ज्यादा इसका आउटकम मिलेगा। ये है लोकेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी। अब हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे और ये है इंटर रिलेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। क्या मतलब है? एक कमर्शियल एक्टिविटी का दूसरी कमर्शियल एक्टिविटी से लिंक होता है। कोई आइसोलेट टाइप की एक्टिविटीज आमतौर पे नहीं होती। जब कहीं कोई एक एक्टिविटी इमर्ज होती है, जब कहीं एक एक्टिविटी डेवलप होती है, उसकी प्रोग्रेस इंप्रूव करती है, तो उसके साथ साथ खुद ब खुद कुछ और एक्टिविटीज लिंक हो जाती हैं और ये एक दूसरे के साथ लिंक होकर काम करती हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, इनका लिंक होता है इनके नेचुरल एनवायरनमेंट से और इनके कल्चरल एनवायरनमेंट से। समटाइम कुछ एक्टिविटीज तो ऐसी हैं कि वो नेचुरल एनवायरनमेंट के बगैर हो नहीं सकती। बहुत इजी आपको मैं एग्जांपल देता हूं, रबर प्रोडक्शन। रबर की सबसे बड़ी मार्केट यूरोप है। यूके ने और पुर्तगीज ने बहुत कोशिश की कि रबर प्लांटेशन वहां पर हो सके, लेकिन इस नेचुरल एनवायरनमेंट के फिजिबल ना होने की वजह से बावजूद पूरी कोशिश किए वो यूरोपियन एनवायरनमेंट में रबर की प्लांटेशन नहीं कर पाए। फिर बिलाखिर उन्होंने अपनी कॉलोनी यानी श्रीलंका में आकर यूके ने इसको प्लांट किया, फिर वहां पे जाकर इसको एस्टैब्लिश किया। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कल्चरल एनवायरनमेंट की, ये भी बहुत अहम चीज है कि किसी कमर्शियल एक्टिविटी को फ्रूटफुल होने के लिए सम टाइम कल्चरल एनवायरनमेंट एक बैरियर भी बन जाता है, कहीं ये सपोर्ट करता है उस एक्टिविटी को प्रमोट होने के लिए। मसलन एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि बिफोर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान में जो पंजाब का इलाका है, दैट वाज अ फ्रूटफुल एरिया, फेवरेबल एरिया फॉर पिग फार्मिंग, और यहां पे पिग फार्मिंग होती थी। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद हमारा जो कल्चर है, उस कल्चर में कहीं पे इस चीज की गुंजाइश नहीं थी कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्यों ना सही कि हमारे यहाँ पिग फार्मिंग हो, तो यहां से पिग फार्मिंग खत्म कर दी गई। इस तरह से एक दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। चमन का इलाका जो है वो बहुत मशहूर है अंगूर की पैदावार में, ग्रेप फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है चमन का इलाका। और दूसरा एक इलाका दरोश जो चतराल के साथ है। इतना ज्यादा अंगूर होता है, इतना ज्यादा कि
एक्सेस ना होने की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर ना करने की वजह से बहुत सारा जाया हो जाता है। फिजिबिलिटी ये है जिस तरह से मेडिटेरेनियन रीजन में होता है कि जिस जगह पर अंगूर की काश्त होती है, जिस जगह पर ये फार्मिंग होती है, वहां पर वाइन फैक्ट्रीज होती हैं और ये बेस्ट है, बेस्ट यूटिलाइजेशन है कि वाइन का वहां पे इंडस्ट्री लगाकर वाइन प्रोड्यूस की जाए। लेकिन क्योंकि हमारा जो कल्चर है उस कल्चर में इस तरह की गुंजाइश नहीं है कि हम वाइन या कुछ और इस तरह के ब्रांड को प्रोड्यूस कर सकें, और खास तौर से वो इलाका चमन और जो दरोश का इलाका है वहां तो किसी और इसकी गुंजाइश नहीं है। लिहाजा बहुत सारा वो अंगूर जो है वो ग्रेप वेस्ट हो जाता है, लेकिन हम उसे इस तरह से इस्तेमाल में नहीं ला पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस कल्चरल एनवायरनमेंट। और मिसालें आप खुद भी सोच सकते हैं, आपको अंदाजा होगा कि पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इस चीज की वजह से बेयर करती हैं। अब दूसरी बात हम जो करते हैं कि एक कमर्शियल एक्टिविटी दूसरी कमर्शियल एक्टिविटी के साथ इंटरलिंक होती है। छोटे पैमाने पर अगर हम देखें तो अब छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं, ऑटो वर्कशॉप्स की मिसाल दूं। अगरचे ये बहुत बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं, लेकिन समझने के लिए आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। आप देखें जहां भी ऑटो शॉप्स होते हैं, जहां पे वर्कशॉप्स होते हैं, तो कोई एक काम एक साथ एक नहीं हो रहा होता, बल्कि वर्कशॉप के साथ डेंटिंग पेंटिंग भी हो रही होती है, वहां पे इलेक्ट्रीशियन भी होता है, वहां पे एडिटर का काम भी हो रहा होता है, 2-3 शॉप्स भी होती हैं जो कि उनके ऑटो पार्ट सेल कर रही होती हैं। ये इलेक्ट्रीशियन ये सब के सब मिलके काम कर रहे होते हैं ताकि एक वन विंडो ऑपरेशन की शक्ल में सारा काम हो सके। इसी तरह से अगर हम जरा और इसको एक्सपेंड करें तो मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने यहाँ पे दिए हैं। फिशरी, फिशिंग एक बहुत बड़ी एक एक्टिविटी है, लेकिन जब भी फिशरी डेवलप होगी, जब भी कहीं भी फिश मार्केट होगी, तो उसके साथ कोल्ड स्टोरेज, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है, उसी के साथ प्रोसेसिंग और कैनिंग, उसको प्रोसेस करते हैं फौरन। आप देखें कि बड़े स्टोर्स में आपको जो है वो पॉलिथीन बैग में भी मिल रही होती है और कैन की शक्ल में भी अवेलेबल होती है। पहले ऐसा मुमकिन नहीं था। तो कैनिंग भी है, कोल्ड स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, फिर उसके साथ साथ हाई इक्विप्ड ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इन सब चीजों का मेन पर्पस ये है कि इसका जो एक्सेस है वो बढ़ाया जाए, दूर तक इसको पहुंचाया जाए। उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो हेल्प करता है। फिर इसकी बाई प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग है, क्योंकि जब फिश की प्रोसेसिंग होती है तो उसका जो वेस्ट होता है उससे डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, पोल्ट्री फीड इससे बनाई जाती है। इन सब चीजों के लिए भी वहीं पे इंतजाम होता है ताकि एट द सेम प्लेस ये सारे प्रोसेस भी हो सकें। इस तरह से इसकी पैकिंग है और डिफरेंट सेल पॉइंट हैं जो वहां पर ट्रेडर्स को हेल्प करते हैं। दूसरी एग्जांपल है शुगर केन फील्ड की। शुगर केन फील्ड जहां भी होगी, शुगर मिल्स हमेशा उस जगह बनाई जाती है जहां पे शुगर केन फील्ड भी। उसकी वजह यह है कि शुगर केन के साथ 2 इश्यूज हैं। एक तो ये बहुत ही बल्कि प्रोडक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरा, जैसे जैसे टाइम गुजरता है इसका जो सुक्रोज है उसमें रिडक्शन होती है और इसकी शुगर बनाने की जो डेफिशिएंसी वो ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए शुगर मिल हमेशा शुगर केन एरिया में बनाई जाती हैं ताकि फौरी तौर पर शुगर केन को हार्वेस्ट करने के बाद वहां पहुंचाया जाए और डायरेक्ट जो है वो शुगर मिल में सप्लाई की जाती है। इसी तरह से इसके साथ साथ चिप बोर्ड फैक्ट्रीज जो हैं, जो शुगर केन का वेस्ट होता है कुछ तो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, बाकी बहुत बड़े पैमाने पर इसको वहां से चिप बोर्ड जो कि एक फर्नीचर का बहुत ही अहम पार्ट एंड पार्सल है, तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीजें आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं और जब हम कोई फिजिबिलिटी बनाते हैं किसी कमर्शियल एक्टिविटी की, तो हम यकीनी तौर पर ये देखते हैं कि किस इलाके में ये एक्टिविटी पॉसिबल है। अब एक चीज आपके साथ मुझे शेयर करनी है, जैसे मैंने आपसे कहा कि कमर्शियल एक्टिविटी के पीछे डिजायर क्या होती है। डिजायर क्या होती है? मोस्ट सुटेबल प्लेस। हम उस एक्टिविटी को किसी मोस्ट सुटेबल प्लेस पर करना चाहते हैं। अब इसके बाद 2 डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहली चीज, हमारी एक्टिविटी प्रोडक्शन बेस्ड है या हमारी एक्टिविटी जो है वो ट्रेड बेस्ड है। हम कोई चीज बनाना चाहते हैं या हम कोई चीज ट्रेड करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं।
अगर हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन है तो हम ढूंढते हैं लीस्ट कॉस्ट लोकेशन। क्या मतलब हुआ? हम चाहते हैं कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है हम उसको प्रोड्यूस करने के लिए कोई ऐसी लोकेशन हमको मिले जहां पर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारे लिए आसानी से अवेलेबल हो, या जो मेन फैक्टर्स हैं स्पेशली रॉ मटेरियल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेबर, वो हमें अवेलेबल हो। मैं आपको बता दूं कि इसी लेबर की वजह से पहले चाइना और फिर उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश बहुत तेजी से यूरोपियन कंट्रीज के लिए खतरे का बाइस बन रहे हैं, और इनकी प्रोडक्ट्स ने उन मार्केट्स में रिप्लेस किया है उनकी लोकल प्रोडक्ट्स को। दूसरी चीज है हमारे पास ट्रेड। हम जब कोई चीज सेल आउट करने जाते हैं तो उस वक्त हमारा मेन पर्पस क्या होता है? हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। इस मैक्सिमम प्रॉफिट के दो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। नंबर एक, हाई प्राइस। हम एक ऐसी लोकेशन सिलेक्ट करें कि जहां पर लोगों की परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा हो ताकि हमें प्रॉफिट भी ज्यादा मिल सके। तो कराची में लोग रहने वाले, उनको अंदाजा है कि क्लिफ्टन का जो एरिया है, फोरम है और दीगर जो वहां शॉपिंग सेंटर्स हैं, वहां पर मैटर पैसा नहीं होता, मैटर चॉइस होती है। तो ये चांस होता है कि आप जो है अपनी क्वालिटी को मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ वहां पर यूटिलाइज कर सकें। या दूसरा तरीका क्या है? हाई सेल। आपकी इतनी ज्यादा सेल हो कि आप कम प्रॉफिट पे काम कर कर भी बहुत बड़े मार्जिन को अचीव कर सकें। इस चीज को हम ये समझते हैं कि जो जितने भी आज के दौर में अगर आप देखें तो कराची में जो डिफरेंट स्टोर्स की जो चेन है वो इसी पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं। मुख्तलिफ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में ये सुपर स्टोर्स बने हुए हैं। इनका जो मेन पर्पस है वो ये है कि ये अपनी प्राइस को इस लेवल पर रखते हैं कि एक लोअर मिडिल क्लास की फैमिली भी वहां से चीजें परचेज कर सके, और वो अपनी उस बल्क परचेज पर जाकर इतना प्रॉफिट ले लेते हैं जो उनके टारगेट को अचीव करने का बायस बनता है। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया लोकेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज एंड इंटर रिलेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने किस तरह से आज के स्टेट को नया ट्रेंड दिया है। थैंक यू।